गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। 5 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। वेलकम टू एजुगिरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 डाइन स्टैम्पिड। स्टैम्पिड का मतलब क्या होता है? भगदड़। आरसीबी क्लब कप सेलिब्रेशन हो रही थी। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो आईपीएल जीत गए पंजाब किंग्स से। ठीक है ना, देख लेना, पंजाब किंग्स ही है ना उसका टीम का नाम। मैंने आईपीएल इतना फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैप्टन ऑफ आरसीबी बताए थे कौन है। ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है, मुझे लगा था, बीइंग नॉट फॉलोइंग आईपीएल, विराट कोहली। नो, विराट कोहली इज नॉट द कैप्टन। टेल मी द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ आरसीबी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। 2027 तक नेक्स्ट सेंसस हो जाएगा। सेंसस क्या होता है? व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को गिनना, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन करना, कलेक्ट करना। ठीक है, तो मार्च 2027 तक हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेंसस टू बी हेल्ड आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड गैप ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है ना, सेंसस कब हो रहा है? आफ्टर 16 ईयर्स। ठीक है ना, और ये जो सेंसस है, सेंसस, दिस विल बी कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। ये पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, एंड द फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंक्लूड, फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंक्लूड एन enumeration of castes as well। तो यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। तो पहली बार ये डिजिटल सेंसस हो रहा है, 16 सालों बाद हो रहा है ये। और कास्ट रिलेटेड कास्ट सेंसस भी यहाँ पर होगा। ये 2 फेजेस में होगा। ठीक है, 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। सेंसस एंड द डेट्स ऑफ द 2 फेजेस विल बी पब्लिश्ड। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। अब यहाँ पर एक्ट कौन सा लगता है सेंसस पे? सेंसस एक्ट 1948। This is very important. The Constitution mandate that first census after 2026 can be used as a basis to redraw Lok Sabha constituencies which are currently। अब यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं, फिर मैं आप समझाती हूँ। Constitution mandates that the first census after 2026 can be used as the basis to redraw Lok Sabha constituencies which are currently drawn on the basis of 1971 सेंसस डाटा। अब यहाँ पर क्या समझेंगे हम? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंसस जो होगा आफ्टर 2026 के बाद जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी, तो उसी के बेसिस पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ करी जाएंगी। ठीक है ना, कि इस एरिया में से, मान लो ये एक एरिया है, कि इस एरिया में से कितने एमपी होने चाहिए, इलेक्ट होंगे, इस एरिया में से कितने एमपी होंगे। ये जो रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पे होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है एक एरिया पे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कहाँ से कितने लोग आएंगे। ठीक है ना, और करंटली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ हो रखी है वो कौन से सेंसस के बेसिस पे हो रखे हैं? 1971 के सेंसस पे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके बेसिस पे? फर्स्ट सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन दोबारा होगी। एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो रीड्रॉ होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? उस कॉन्सेप्ट को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कब कंडक्ट होगी? 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसके बेसिस पे होगी। यूट्यूबर अरेस्टेड इन पंजाब ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो ये हम लिखेंगे यूट्यूबर अरेस्टेड इन पंजाब ऑन चार्जेस ऑफ spying
फॉर पाकिस्तान। नो व्हाट इज स्पाइंग? स्पाइंग इज कि आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहे हो, ठीक है ना। तो नाम क्या है? जसबीर सिंह, ही इज अ यूट्यूबर, ठीक है। आगे चलेंगे। इन जून 2 ऑन जून 2 इंडिया टुक अ टर्न फॉर द बेटर इन इट्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी बाय ऑफरिंग अ कंसेशनल इम्पोर्ट ऑफ 15% ऑन कम्प्लीटली बिल्ड अप यूनिट्स। मतलब जो कंपनी इंडिया में 4150 करोड़, ठीक है, इन्वेस्ट करेगी, तो उसको जो है अलाउ करा जाएगा कि आप हर साल फॉर 8000 कम्प्लीटली बिल्ड अप यूनिट्स फॉर 5 ईयर्स लेकर आ सकते हो। वैसे ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है मोटा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इंडिया का ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना, इसके अंदर क्या करा है, इसके अंदर, ठीक है, कंसेशनल इम्पोर्ट ड्यूटी of 15% on completely built up units। जो बने बनाए यूनिट्स हैं, कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स हैं, उन पे 15% ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। पहले 70%, 100% कुछ ऐसा लगता था। किसके लिए? दिस कंटिजेंट ऑन द ईवी मैन्युफैक्चर फॉर ईवी मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टिंग a minimum of about rupees 4150 crore over 3 years to localize manufacturing in India। अब यहाँ पर देखिए बहुत बट्स एंड इफ्स हैं, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ बट्स एंड इफ्स कि आप 15% आपका इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, पूरी गाड़ी आप बनी बनाई लेकर आओ इंडिया में। ये किसको ऑफर है? जो मैन्युफैक्चरर इंडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा ओवर 3 ईयर्स, 3 साल में पैसे इन्वेस्ट करेगा ये, ठीक है, लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग जो है उस चीज़ की वो इंडिया में हो, ठीक है ना, विद अ बेस डोमेस्टिक वैल्यू एड ऑफ 25% इन 3 ईयर्स गोइंग अप टू 50% इन अनदर 2 ईयर्स। मतलब आप इतनी वैल्यू जो है कितनी, विद अ बेस डोमेस्टिक वैल्यू एड ऑफ 25% in 3 years going to 50% in another 2 years, ठीक है ना, कि इतना इन्वेस्टमेंट आप करो। तो दिस नंबर इज इम्पॉर्टेंट, दिस नंबर ऑफ ईयर्स इज इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये कौन सी स्कीम के अंदर? नोटिफिकेशन अंडर SPME PCI, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं, दैट इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। अब ये कब आई थी? अनाउंस्ड इन March 2024, allows for a maximum import of 8000 completely built units annually for each manufacturer फॉर 5 ईयर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स 5 साल के लिए 8000 हर साल एनुअली एवरी ईयर कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स लेकर आ सकते हैं। ये कौन सी स्कीम बोल रही है? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया, 2024 में लॉन्च हुई है स्कीम। अब लॉन्च कब हुई है स्कीम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। India began this journey in 2015, about 5 years later than most large economy, an outlay of rupees 895 crore for faster adoption manufacturing of hybrid electric vehicles in India। फेम स्कीम, जो फेम स्कीम है उसका क्वेश्चन हर एग्जाम में एक बार तो आ ही गया है और ये इंपॉर्टेंट है। फेम की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
hybrid and electric vehicles in India, ठीक है ना, and it was started in 2015, launched in 2015, एक बार ये चेक भी कर लेना। तो फेम का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। उसके बाद द यूएस बिगैन इट्स जर्नी इन 2010 फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लोन्स प्रोग्राम। तो ये सारा है, हमें अपनी इंडिया वाली पता होनी चाहिए, ठीक है। 2025 थीम फॉर एनवायरनमेंट डे, व्हाट वाज द थीम? Ending plastic pollution. The 2025 theme is putting an end to plastic pollution. Environment Day theme. Environment Day थीम। इन्वायरमेंट डे जो होता है वो कब होता है? 5 जून को होता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस बार की थीम क्या है? थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। This year's focus aligns with the UN Environment Program Beat Plastic Pollution campaign, which urges communities worldwide to take a collective action against growing plastic waste. Plastic waste जो बढ़ रहा है उसके against action लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु played the Indian Premier League inaugurated game, फर्स्ट गेम जो थी IPL की वो 18 अप्रैल 2008 को हुई थी और इनॉग्रल गेम RCB ने खेली थी। तो RCB played IPL inaugural game on 18th April 2008। तो 18 साल हो गए। It was a night that however belonged to rival Kolkata Knight Riders with Brendan, ठीक है, KKR में खेला था, M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। इन द सब्सिक्वेंट एडिशन मैचेस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स लग गए कि ये जीत पाते, ठीक है, तो जीत गए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्कोर इज़ द हाईएस्ट, GT इज़ द हाईएस्ट इंडियन यंगेस्ट टू हिट सूर्यवंशी, ठीक है। साई सुदर्शन इज़ द, ये लिखेंगे साई सुदर्शन इज़ द यंगेस्ट टू विन ऑरेंज कैप, ठीक है ना, तो ये लिखेंगे। उसके बाद मोदी लाइकली टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील। ब्रिक्स समिट कहाँ पे हो रही है? ब्रिक्स समिट इस बार कहाँ पर हो रही है? ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हो रही है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में क्या होने? ब्रिक्स में कौन कौन है? तो ब्रिक्स के लिए हम BRICS ऐसे लिख लेंगे। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। बट इसके अंदर अभी और भी मेंबर्स आ गए हैं और इसको ब्रिक्स 11 बोलने लगे हैं, ब्रिक्स 11 बोलने लगे हैं क्योंकि और भी मेंबर्स इसमें ऐड आ गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो ब्रिक्स 11 है ये किसको नहीं पसंद? USA को नहीं पसंद, ठीक है ना। ब्रिक्स किसको नहीं पसंद? USA को नहीं पसंद, क्योंकि G7 ऑन द अदर हैंड अलॉन्ग विद EU अकाउंट्स फॉर, ये कितनी वर्ल्ड्स नाउ रिप्रेजेंट्स, लिखेंगे नाउ रिप्रेजेंट्स half of वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है, और 39% GDP। जबकि जो G7 है, G7 के यहाँ पे मेंबर्स भी दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA। अब ये जो G7 है ये बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का ग्रुपिंग है, ठीक है ना। और ये जो है ये 30% ऑफ वर्ल्ड 30% GDP है, तो ये इससे ऊपर हो गया। तो USA को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि USA को ये लगता है कि जो ब्रिक्स है ये डॉलर को डी-डॉलराइजेशन पे ज़्यादा जाते हैं, कि डॉलर की जगह हम कोई और करेंसी यूज़ करें, ठीक है ना। USA को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पढ़ लेते हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू रियो दे जनेरियो इन जुलाई टू अटेंड ब्रिक्स समिट। तो पर्टिकुलरली कहाँ पर ये समिट हो रही है? रियो दे जनेरियो में, रियो दे जनेरियो में, ठीक है ना, रियो दे जनेरियो में, ठीक है। तो अगर हमें पर्टिकुलर प्लेस का क्वेश्चन आ जाता है हमें उसका भी आंसर पता होना चाहिए। द गैदरिंग इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन US दैट सीज ब्रिक्स एज अ काउंटर वेट टू G7 ग्रुप, ठीक है ना। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग को ये किसका देखते हैं कि G7 के अगेंस्ट है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप क्लैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एनी मीटिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट whom मिस्टर मोदी लास्ट मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट इन काजान रशिया इन 2024 में ब्रिक्स कहाँ पे हुई थी? काजान रशिया में हुई थी। तो ये भी हम नोट कर सकते हैं, ब्रिक्स 2024
काजान रशिया में हुई थी, और इसके ऊपर बेस्ड क्लैट में क्वेश्चन भी आया था कि भैया इससे क्या चीज़ निकली, ठीक है ना। हमारी टाइज बहुत स्ट्रॉन्गर हो गई थी चाइना के साथ उस टाइम पर, ठीक है, हमने बहुत जगहों से चीज़ें सही कर ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुपिंग, वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक आर बिल्डिंग द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग इन द रियो रीसेट। इसको क्या बुला रहे हैं, रियो रीसेट भी बुला रहे हैं, इसको लिख लेते हैं रियो रीसेट, ठीक है जी। अब हमें क्या याद रखना है कि जो यूएसए वाले हैं वो किसका, ब्रिक्स को क्या समझते हैं कि ये किसके अगेंस्ट है, टाइप कौन सी ग्रुपिंग के अगेंस्ट, G7 के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। एचसी डिनाइज रिलीफ टू राहुल गांधी ओवर रिमार्क्स ऑन आर्मी, ऑब्जर्विंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब हमें याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि ये क्या है, इट इज एब्सोल्यूट, द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, राइट टू स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी के बारे में कुछ बोला है तो वो कहते हैं कि हम इनको नहीं बख्शने वाले, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(1) जो है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। गवर्नमेंट टू ब्रिंग न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स। अब यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे न्यू नेशनल पॉलिसी, न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स। क्या है, न्यू नेशनल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं किसके ऊपर, सीनियर सिटीजन्स पे। कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आएगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। पॉलिसी लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनका डेमोग्राफिक जो है वो बढ़ रहा है, तो हम कहा जा रहा है कि 20% ऑफ द कंट्री वुड बी सीनियर सिटीजन बाय 2047, ठीक है ना। तो इनके ऊपर कुछ लेकर आएंगे प्रोटेक्शन के लिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद आ गया है द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विथ 3 डीपली इंटरवाइंड। तो ये ना, ये जो बच्चे NLSAT की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज पे एस्से के लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा नोट कर लो, जो NLSAT AIIT का एस्से कर रहे हैं। MCQ क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ग्लोबल मीन टेम्परेचर राइज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस इज इंश्राइंड इन पेरिस एग्रीमेंट एज अ सेफ लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो यार, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2015 में हुआ था। क्यों हुआ था, सभी कंट्रीज ने मिल बैठकर ये डिसाइड किया था कि हम ना अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से तो कभी ऊपर नहीं जाने देंगे, ट्राई करेंगे लिमिट करने को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट। तो ये कह रहे पेरिस एग्रीमेंट से तो हम ऊपर जा चुके हैं, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है नहीं जा गए ऊपर, ठीक है। अब हम करेंगे 6 जून का द हिंदू एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु पुलिस चीफ आउट, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट RCB। तो FIR रजिस्टर हुई है अगेंस्ट RCB। FIR क्यों, क्योंकि जो इन्होंने सेलिब्रेशन परेड करा बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड हो गया और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट RCB, ठीक है, वाई, स्टैम्पेड की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टैम्पेड। 11 लाइव्स क्लेम्ड, 11 लाइव्स ड्यू टू स्टैम्पेड, ठीक है ना। ये कहाँ पर हुआ था, M चिन्नास्वामी स्टेडियम, ठीक है ना, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ RCB, दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑन थर्सडे बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर B दयानंदा एंड ऑल पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ द फॉर द जुरिसडिक्शन वेयर द स्टेडियम इज हैव बीन सस्पेंडेड। तो यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस commissioner and all officials responsible have been suspended, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4th पॉइंट बनेगा ये कि इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया गया है। चीफ मिनिस्टर announced judicial inquiry by a one-man commission
headed by Karnataka High Court जज कौन है? माइकल डी कुन्हा। तो माइकल डी कुन्हा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्रीन पेन्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले कभी भी आपने मिस नहीं करना। अगर इंपॉर्टेंट वाले याद नहीं हो रहे तो याद करने पड़ेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टोल्ड द हाई कोर्ट दैट द प्रोब इन टू द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू SIT इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अर्लियर द डे, ठीक है। एंड FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट RCB फ्रेंचाइज, लिखेंगे FIR registered against RCB franchise एंड RCB जो फ्रेंचाइज है वो क्या है? DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम आपको याद रखना है। और इसके जो हेड वगैरह हैं, जो फ्रेंचाइजी के, कंप्लेंट फाइल बाय गिरीश AK क्यूबन इंस्पेक्टर हैड अप्रोच द पुलिस ऑन June 3 इवन बिफोर। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब माओइस्ट लीडर सुधाकर, माओइस्ट लीडर सुधाकर, what is his full name? It is Sudhakar only. Sudhakar killed, ठीक है ना। बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्लो है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था, ठीक है ना। लीडर ऑफ बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस सुधाकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस वायलेंट डेथ। जो भी है ये सरकार के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, तो इसकी डेथ हो गई है, उसको मार गिराया है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद आगे चलेंगे। डीलिमिटेशन विल एड्रेस कंसर्न्स ऑफ सदर्न स्टेट्स। तो डीलिमिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है। किसी को अगर डीलिमिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता देना, दोबारा से डिस्कस हो जाएगा। सॉरी फॉर द बब। अब सदर्न स्टेट्स को क्या इशू है डीलिमिटेशन से? तो डीलिमिटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म डीलिमिटेशन? कि भैया दोबारा से लोकसभा की बाउंड्रीज डिसाइड होंगी, कहाँ से कितने लोग MP बनेंगे, बेसिकली ये है मोटा मोटा। अब यहाँ पर अभी जो डिवीजन हो रखी है वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे हो रखी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा फिर उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज होगी। अब जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो भैया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लो, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जब हुए तो हमने उसको अच्छे से अप्लाई किया, तो देयर वाज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन। क्या हुआ? रिडक्शन इन पॉपुलेशन हुआ, ठीक है ना। वेयर एज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वाई वॉज देयर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? देर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज उन्होंने फैमिली प्रोग्राम, प्लानिंग प्रोग्राम अच्छे से लागू नहीं किए। तो अब हमें इसकी सज़ा ये मिल रही है कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा कम हो जाएंगी। अगर नंबर इन सीट्स इन लोकसभा कम हो जाती है, बिकॉज ये जो बाउंड्रीज डिसाइड करी जा रही है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि एक एरिया की कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिवाइड होती है। कम पॉपुलेशन होंगे, कम मेंबर्स जाएंगे लोकसभा में एक स्टेट से, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो। वो कहते हैं ये तो चीटिंग है, ये तो गलत बात है। हमने फैमिली प्रोग्राम अच्छे से लगाया, अपनी पॉपुलेशन कम करी, तो उसका हमें ये सलाह मिल रहा है कि हमारी सीटें कम कर दोगे तुम। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, आई शपथ प्रॉमिस नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा चीज़ लेकर आएंगे कि ऐसा कुछ ना हो। तो 1971 2026 वाला हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दोबारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रंप रिवाइज कंट्रोवर्शियल ट्रैवल बैन अगेंस्ट 12 नेशंस, ठीक है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ न्यू ट्रैवल बैन टारगेटिंग 12 कंट्रीज, ठीक है। US प्रेसिडेंट साइंड न्यू ट्रैवल बैन टारगेटिंग 12 कंट्रीज। 12 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, ट्रैवल बैन लगा दिया, ठीक है भाई। क्यों? वाई? क्यों लगाया ये बैन? कहते कि दिस इज़ बिकॉज कि ये जो हैं ये हमारे यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और स्पर कैसा है, मतलब जल्दी जल्दी क्या है, स्पर बाय अटैक ऑन जूइश
protest in Colorado that US authorities blamed on man they said had entered the country इलीगली। वो कहते हैं ये इलीगली कंट्री एंटर करा था और इसने जो है ये अटैक किया जूइश प्रोटेस्ट पे। मतलब जूइश कौन है? जो इजरायली लोग हैं, वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये जो इलीगली कंट्री से आ रहे हैं, मोस्टली इसी कंट्री से आ रहे हैं, ये बहुत भयानक काम कर रहे हैं। बैन एप्लीकेबल टू सिटीजन ऑफ सो पार्शियल इनके ऊपर है। और ये सारा आपने नोट कर लेना है, यहाँ से पॉज करके ये सारा का सारा नोट करो, ठीक है? सारा कुछ नोट करो ये। तो 12 कंट्रीज पे तो कंप्लीट बैन है, कुछ पे पार्शियल है, ठीक है? और कुछ पे पाकिस्तान वगैरह पे बैन लगाया था, बट अब नहीं है। कंट्रीज अफेक्टेड बाय 2017 रिस्ट्रिक्शंस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल एंट्री ये वाला, तो ये 2 नोट कर लीजिए आप, ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे। बट जो ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन विल नॉट अप्लाई टू एथलीट्स competing in 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना? जो बैन है वो नहीं एप्लीकेबल होगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो खेल रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है ना? अप्लाई टू एथलीट्स कंपीटिंग इन 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? यूएस को होस्टिंग विद कनाडा एंड मैक्सिको। और जो ओलंपिक्स हो रही हैं, ओलंपिक्स नेक्स्ट कब ड्यू है? 2028 में। ये कहाँ पर हो रही है? लॉस एंजलिस में। वहाँ पर भी ये बैन जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? वैसे बैन लगा दिया है। रीज़न देखो यार, अब रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। ये रीज़न है कि क्यों बैन करें, कि ये हमारे देश में आकर के गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं यहाँ के लोग, इसलिए नहीं अलाउ कर रहे। इन इंडियाज नेक्स्ट डेकेडल पॉपुलेशन सेंसस इनिशियली डिलेड बाय कोविड-19 इज नाउ शेड्यूल्ड टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। तो सेंसस एक्टिविटी टू कंक्लूड बाय लिखेंगे, सेंसस एक्टिविटी टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। मार्च 2027 तक सेंसस एक्टिविटी जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। सेंसस क्या होती है? व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना, लोगों की गिनती करना, ठीक है ना? तो वो हो जाएगी डिजिटली, होगी पहली बार, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सवाल एक एंड। अब यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन है उसका, फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स टाइटल किसने जीता है? सारा ईरानी एंड एंड्रिया वावासोरी, ठीक है? किसको हो रहा है? बीट अमेरिकन्स, ये इटालियंस हैं जो जीते हैं। टेलर टाउनसेंड एंड इवान किंग, ठीक है? अब आगे चलेंगे। नाटो एलाइज कैन नॉट हैव रिलायंस ऑन यूएस। अब देखो यार, बेसिकली यूएसए ने क्यों, मतलब क्या है ये अलायंस, ये क्या, किस पे डिपेंड करते हैं, क्या है ये सब चीज़ें, ये समझते हैं हम। देखो, जब वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो ये पता चल गया कि भैया जो वेपन्स में स्ट्रांग है, जिसकी आर्मी मिलिट्री स्ट्रांग है, उसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना? तो अब यूएसए ने क्या कहा वर्ल्ड को कि ठीक है, वर्ल्ड को उसने बोला कि मैं जो है ना, मैं वेपन्स में स्ट्रांग हूँगा, ठीक है, और तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। इससे यूएसए ने कहीं ना कहीं अपने कंपेटिटर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए। बट अब यूएसए कह रहा है, तो मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, ठीक है ना, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकें, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं। और यूएस ने इकोनॉमी को बढ़ावा देते देते साथ में किस पे फोकस किया? मिलिट्री पे भी, ठीक है ना? अब नाटो बनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। भैया ए पे अटैक हुआ तो अगर ए कंट्री ऑफ नाटो गेट्स अटैक तो बी सी डी ई एफ भी अटैक करेंगे जेड कंपनी पे जिसने ए पे अटैक किया है।
ठीक है। बट अब यूएसए क्या कह रहा है कि भैया हम नहीं करेंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन अगर तुम 5% ऑफ जीडीपी नहीं लगाओगे। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट ऑन थर्सडे टोल्ड नाटो लाइज दे कुड नॉट डिपेंड सोनली ऑन वॉशिंगटन फॉर डिफेंस। यूएसए पे नहीं डिपेंड कर सकते, एज ही urged them to agree to a spending deal of 5% of GDP. ठीक है। यूएसए asks NATO allies to agree spending deal of 5% ऑफ जीडीपी, 5% ऑफ जीडीपी पे आपको अग्री करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? What is the full form of NATO? It is North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रम्प बैन्स वीजा फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड। वो कह रहा है कि हम वीजा ही नहीं देंगे। थ्रेटन्स कोलंबिया एक्रेडिटेशन। अब ये क्यों कर रहा है ट्रम्प? कमेंट में बता सकते हो। जो पहले से क्लासेस लगा रहे हैं कमेंट में बता सकते हो। तुम्हें पता है ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए। अब वो रट्टा वाला ज़माना गया। ठीक है, तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है। जो बच्चे क्लासेस अटेंड करके समझ कर, क्लासेस नहीं समझ कर न्यूज़ कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। जो बच्चे समझ कर नहीं कर रहे, जो रट्टा कर रहे थे, रट्टाफिकेशन कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ये। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्यों लगा रहा है ट्रम्प बैन? क्योंकि ट्रम्प कह रहा है कि ये वाली यूनिवर्सिटीज़ जो है एंटी सेमिटिज्म होने दे रही हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी सेमिटिज्म? एंटी सेमिटिज्म का कॉन्सेप्ट है हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। ये लिखने की ज़रूरत नहीं अगर पहले लिखा हुआ है। हु आर जूस? जूस वो लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं, ठीक है ना, जिसको हिटलर पसंद नहीं करता था, जिनको, ये लोगों की तरफ आप एंटी सेमिटिज्म, अगर आप इसराइल को हेट करते हो, अगर आप जूस को हेट करते हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है एंटी सेमिटिज्म। What is the term that is used for that? Anti-Semitism. ठीक है ना। तो एंटी सेमिटिज्म कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुई है लोगों की। यही यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं कि देखो जी, हम अपने बच्चों को राइट टू फ्री स्पीच देते हैं, जो उनको सोचना है वो सोचते रहें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ऐसे सोचने दिया जाएगा तभी वो कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे, तभी वो कुछ बड़ा ज़िंदगी में कर पाएंगे, अगर हम उनको आज़ादी देंगे। पर ट्रम्प भैया कह रहे हैं इतनी आज़ादी भी नहीं देनी है कि वो किसी देश के लोगों को फालतू में हेट करें। ये ट्रम्प बोल रहा है, ठीक है ना। तो ट्रम्प ने क्या कहा है? ट्रम्प लिखेंगे banned visas for all foreign students coming to attend Harvard and threatening, इसको धमकी दे रहा है कोलंबिया को, threatening Colombia of its academic जो रिकग्नाइजेशन दी हुई है हम वो स्ट्रिप ऑफ कर देंगे, अक्रेडिटेशन। ठीक है, कोलंबिया को ये धमकी दी है। हार्वर्ड वालों का है तुम्हारे फॉरेन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं लगने देंगे। वाई? क्यों? वाई? ही सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स pose a national security threat, and they ignored anti-Semitism on campus. क्या कहा कि तुमने एंटी सेमिटिज्म की प्रोटेस्ट होने दी, गाजा की फेवर में प्रोटेस्ट होने दी, ये गलत है। ठीक है ना। इन अ डिप्लोमेटिक मूव विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर्स न्यू एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन सिग्नल्स अ पावरफुल रीसेट ऑफ देयर रिलेशंस। रीसेट ऑफ रिलेशन क्यों हुआ? ब्रेग्जिट हुआ था। व्हाट इज द टर्म ब्रेग्जिट? ब्रिटेन ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन को, उसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम EU। व्हाट इज EU? EU इज यूरोपियन यूनियन। देखो यार, जो बच्चे नए आए हैं ना जून के अंदर, बताना कमेंट्स में। वैसे आए नहीं, बिकॉज मैं इरेगुलर हूँ तो मुझे पता है व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए, बट इट्स ओके, आई एम गोइंग टू टीच, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम EU, यूरोपियन यूनियन,
ठीक है, अब मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट मार दिया, ठीक है ना। तो इनका क्या था, ये अपने आप को एक कंट्री की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि छोटी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर। अब अगर ये छोटी कंट्रीज अलग अलग चलेंगी तो इनसे इतना चला नहीं जाएगा, ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने यूनियन बना ली कि हमारे लॉज वगैरह, बिजनेस, ट्रेड सेम करेंगे, ये सब, ठीक है। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन कहता भैया तुम्हारे यहाँ गरीब कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हम एग्जिट कर रहे हैं। चलो जी, एग्जिट हो गया, इनका बड़ा कलेश हुआ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे, सब वट एवर हैपेंड। बट बाय द एंड ऑफ इट ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया ईयू। बट अब ब्रिटेन ने दोबारा से अग्रीमेंट किया है, ठीक है ना। ब्रिटेन्स न्यू अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। और ये किसके हैं, रीसेट ऑफ रिलेशंस है, ठीक है। रिज्यूमिंग cooperation on food standards, fishing rights, डिफेंस एंड बॉर्डर चेक्स। मतलब इनके क्या है कि फूड स्टैंडर्ड्स की भैया हमारे देश में ना ऐसा ही एप्पल आ सकता है, वैसा नहीं आ सकता, अगर कहीं बाहर से आया है तो हम चेक करेंगे, बट अगर यूरोप से आया है तो हम भरोसा करते हैं, हम चेक नहीं करेंगे। तो अब वो चेकिंग में बड़ा पैसा लग जाता है, ठीक है, चेकिंग में बहुत पैसा लग जाता है। तो वो अब यूरोप वाले कहते हैं, मान लो यूरोप से कुछ सामान, यूरोपियन यूनियन की कंट्री से कोई सामान आ रहा है, ठीक है ना, तो वो चेक नहीं होगा। मान लो इटली जा रहा है, नहीं चेक होगा, ठीक है ना। बट जो ब्रिटेन से आ रहा है वो चेक होगा, उस पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब इन्होंने ये अग्रीमेंट कर लिया है जिसमें ये दोबारा से सब चीज़ें कर रहे हैं। वाइल दिस डेवलपमेंट में अपीयर यूरोसेंट्रिक, इट ओपन्स गेटवे टू पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया एंड दैट डिमांड अर्जेंट अटेंशन। अब ये कह रहे हैं कि अगर ईयू की जो मार्केट है वो यूके के लिए ओपन हो गया तो इंडिया के लिए ये चैलेंज है, क्योंकि इंडिया के पास पहले ये आ रहा था। बट मुझे नहीं लगता ये लोग इंडिया के साथ भी करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इनका कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है, आपस में रोला रपा रहता है, ठीक है। एन्यूमरेटर्स फॉर द 2027 सेंसस विल मेक डाटा एंट्रीज ऑन एप्स ऑन स्मार्टफोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डिजिटल सेंसस हो रहा है, मतलब डिजिटली जनगणना हो रही है। फॉर्म भरे जाते थे पहले, वो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो एन्यूमरेटर्स फॉर 2027 census will make data entries on apps on स्मार्टफोन के थ्रू एंट्री होगी, मीनिंग दैट द डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन रियल टाइम। दिस वुड इनेबल फास्टर पब्लिकेशन ऑफ डाटा सेट्स रादर देन हैविंग देम स्प्रेड ओवर द डेकेड फॉलोइंग अ पॉपुलेशन काउंट एज हैज बीन द केस इन द पास्ट सेंसस। तो यहाँ पर क्विक रिपोर्ट्स आएंगी, जल्दी रिपोर्ट्स आ पाएंगी, ठीक है ना। तो जल्दी डाटा हमारे पास आ पाएगा। डिसॉल्ट एविएशन टाइज अप। डिसॉल्ट कौन है, डिसॉल्ट वो है जो रफेल बनाती है। कनेक्ट करा करो, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट कनेक्ट न्यूज़ को, और किसी के साथ नहीं कनेक्शन करना, ठीक है, और किसी के साथ नहीं कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे डसॉल्ट एविएशन टाइज अप विद टाटा फॉर रफेल फाइटर फ्यूसलेज प्रोडक्शन इन इंडिया। फ्यूसलेज प्रोडक्शन इन इंडिया किसने किसके साथ किया है टाई अप? डसॉल्ट एविएशन ने टाटा के साथ, डसॉल्ट एविएशन ने टाटा के साथ। अब टाटा की कौन सी है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड साइंड फोर प्रोडक्शन ट्रांसफर अग्रीमेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इससे बड़ी और चीज़ हमें क्या चाहिए? इससे हमें और बड़ी चीज़ क्या चाहिए? ठीक है ना। तो यहाँ पर द एडवांस सिस्टम विल सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन फैसिलिटी इन हैदराबाद। अब यहाँ पे फ्यूसलेज होता क्या है? फ्यूसलेज होता है मेन पार्ट ऑफ द प्लेन,
मेन पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब इंजन विंजन नहीं, मेन पार्ट ऑफ द प्लेन डज नॉट इंक्लूड्स इंजन, विंग्स एंड टेल, मेन पार्ट बॉडी, ठीक है ना। तो हैदराबाद में बनेगा मैन्युफैक्चर ऑफ की सेक्शंस ऑफ रफेल इंक्लूडिंग द लेटर शेल्स ऑफ द रियर फ्यूसलेज, द कंप्लीट रेयर सेक्शन, द सेंट्रल फ्यूसलेज एंड द फ्रंट सेक्शन। तो कुछ सेक्शन ऑफ द प्लेन जो है वो यहाँ पर हैदराबाद में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? हैदराबाद में, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कौन कौन हरा पेन नहीं लेके आया भाई? इंपॉर्टेंट मार्क करना बड़ा जरूरी है, दिमाग ना वहां पे जाता है सीधा टक करके, ठीक है ना। तो कर लो ना नोट, एक हरे पेन से IMP तो लिखना है। Modi to inaugurate Kashmir's first all-weather rail link with Delhi today. ठीक है, मोदी ने इनॉग्रेट करी, मोदी inaugurated Kashmir's all-weather rail link with Delhi today. टुडे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल से क्वेश्चन मिल रहा है कि कश्मीर जो है दिल्ली से कनेक्ट हो गया है, ऑल वेदर रेल लिंक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ऑल वेदर इनॉग्रेटेड कश्मीर ऑल वेदर रेल लिंक विद दिल्ली, फर्स्ट है ये, ठीक है ना, जो ऑल वेदर है। कश्मीर इज सेट टू फाइनली हैव अ रेल लिंक विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, विल इनॉग्रेट, क्या इनॉग्रेट करेंगे? श्रीनगर जम्मू दिल्ली रेल लिंक एट कतरा इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ठीक है। कौन सी ट्रेन जाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन श्री माता वैष्णो देवी कतरा एंड श्रीनगर, ये चल पड़ेगी फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। द अंजी ब्रिज स्टैंड्स ऑल टॉल एज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है। कौन सा ब्रिज है? अंजी ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? अंजी ब्रिज। क्या है ये? इंडियाज फर्स्ट केबल स्टाइल्ड रेल ब्रिज, ठीक है, इन अ टेरेन दैट इज चैलेंजिंग। द उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट विल नाउ बी फुली ऑपरेशनल। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL project is fully operational. All weather connectivity, Vande Bharat trains will boost spiritual tourism, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे द चेनाब रेल ब्रिज which stands 359 meters, क्या करता है? stands 359 meter above the river bed, 35 meters higher than Eiffel Tower is being hailed as world's highest railway arc bridge, ठीक है, which is 1315 meter long structure, can take up wind up to the speed of designed to withstand wind speeds of up to 260 km/h, is built at cost of 1486 crore। उसके बाद आता है अंजी खाड़ ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजी खाड़ ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे, केबल से बांधा हुआ स्टेड रेलवे ब्रिज
ठीक है, टॉवरिंग कितना बड़ा है, टॉवरिंग हाइट 331 मीटर अबव रिवर बेड, कितना ज़्यादा लंबा है, स्ट्रेच कितना है, स्ट्रेचिंग 2725 मीटर, 95 हाई टेंसाइल cables, 96 सॉरी 5 नहीं 96 हाई टेंसाइल cables, 193 मीटर इन्वर्टेड वाई शेप्ड पाइलॉन। ठीक है जी, तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन अगेन 101% आएगा पक्का। ऑन जून 3 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नोटिफाइड 4 regulations फॉर यूनियन टेरिटरी, 4 रेगुलेशंस आई, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑन 3rd June notified 4 regulations of for यूटी ऑफ लद्दाख। तो हमें क्या रखना है, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। 2019 में क्या हुआ था, 370 हटा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में क्या हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो 4 रेगुलेशंस हैं, ये डील किससे करती हैं, ये लिखेंगे हम, द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन, लद्दाख सिविल सर्विसेज, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, ये सारा का सारा नोट करेंगे चारों। हमने वैसे इसके वो नोट कर लिए थे कि 85% सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर लद्दाखीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, और जो आए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, वो अब 2034 में जाकर करीबन वहाँ पर उनका 15 ईयर्स का रेजिडेंस होना चाहिए, तब जाके वो लद्दाखी माने जाएंगे। 2019 से ये टाइम गिनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस 15-year stay in UT starting from October 2019। ठीक है, ये किन के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आ रहे हैं, नॉन लोकल आएगा, नॉन लोकल स्टूडेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, ये हमने नहीं नोट करा था, बाकी सारा हमने नोट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज आर्टिकल 35A। ठीक है ना, ठीक है, वॉज रिवोक्ड विद आर्टिकल 370 इन 2019। आर्टिकल 35A क्या कहता है, लेट्स JNK लेजिस्लेचर डिसाइड permanent residents, prohibits non-JNK residents from buying property and ensures job reservation for its residents। ठीक है ना, क्या करता है, प्रोहिबिट करता है JNK रेजिडेंट्स के लिए कि प्रॉपर्टी बाय ना करे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, और रिजर्वेशन फॉर JNK रेजिडेंट्स। ये आर्टिकल 35A देता था, ये रिमूव हो गया था, वापस लद्दाख में ये आ गया है। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पर प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए थी, लद्दाख प्रोटेस्ट, किसने प्रोटेस्ट करी, क्या क्या था, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। 2020 यहाँ पर पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, 2022 में पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है ये स्टार्ट हुई, या फिर इसको क्या कहा गया, ले एपेक्स बॉडी। ठीक है ना, वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, बैक्ड बाय लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। ठीक है ना, 2021 में लैब एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस came together
to fight constitutional safeguards फॉर द रीजन। अब ये डिमांड क्या कर रहे थे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बॉडीज़ का नाम याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बैक किया, क्या इसका नाम था बॉडी का, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि लैब, दैट इज़ दिस वन, एंड कारगिल वाले एक साथ आ गए टू फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द रीजन। अब इनकी मेजर डिमांड्स क्या थी, 4 की डिमांड्स, इनकी 4 डिमांड्स थी। व्हाट वर देयर 4 की डिमांड्स? नंबर 1, they came up with 4 key demands: inclusion under 6th schedule। 6th schedule क्या देता है, 6th schedule क्या करता है, 6th schedule of the constitution giving tribal status and autonomy over land, मतलब independence over land। autonomy over land का मतलब क्या है, independence, ठीक है, इंडिपेंडेंस ओवर लैंड। स्टेटहुड सेपरेट लोकसभा सीट इन ले फॉर ले, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। उसके बाद इनकी 4 डिमांड्स थी जिसमें से 2 ही मेंशन करी है इन्होंने, ठीक है ना। लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, ये वो, दे केम अप विद 4 की डिमांड्स। शेड्यूल में ऐड करना, ठीक है, स्टेटहुड, हाँ स्टेटहुड, एंड फिलिंग अप गवर्नमेंट वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट चेयरिंग दोरजे लुड्रुक एंड को गवर्नर दैट दे विल कंटिन्यू। अब ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड की डिमांड और जो हमारी ये 2 डिमांड्स हैं, स्टेटहुड की डिमांड और 6th शेड्यूल के अंदर आने का डिमांड हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बैंक इन इंडियाज इंसॉल्वेंसी, ये पढ़ेंगे, इंडियाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, that is IBC, according to India's बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है, ठीक है ना। अब तो क्या है बैंकरप्सी, यार जो लुट गया, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है देने को, अब वो क्या करता था, पहले हमारे पैसे लेके भाग जाता था, मतलब देने का वापस कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। जब ये लॉज आए तब लोगों को पता चला अच्छा वापस भी देना है, तो इंसॉल्वेंसी लॉ आया, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि रिकवरी रेट कितना है हमारा, रिकवरी रेट जो है हमारा 32.8% हो गया, जो कि बहुत बढ़िया है, लोग हमारे देश के पैसे लेके नहीं भाग रहे, ठीक है ना। ये 2016 में लॉ आया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये इतना ही पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सो गाइस दैट्स इट। तो हमने अब हमारा बैकलॉग जो है ना वो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड का, वो भी मैं कवर करवा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए मिलेंगे बाद में। एंड येस, lawkeri.in पर आप जा सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स लेने हैं। अगर आपका बैकलॉग है, ठीक है, जनवरी से जून का, तो करंट अफेयर्स के जो बंडल हैं, lawkeri.in पर जाओगे, वहाँ पे बहुत क्लियरली अब बंडल दिखता है, वो आप ले सकते हैं। बंडल सिर्फ वीडियो लेक्चर्स का अवेलेबल नहीं है, MCQs का भी, मंथली MCQs का भी अवेलेबल है, और इन दोनों को आप साथ में भी ले सकते हो, तो बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और लीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिविजन नहीं करा है, अगर आपका बैकलॉग है, पढ़ा ही नहीं है, तो वीडियो लेक्चर्स लगाते जाओ, MCQ सॉल्व करते जाओ, करंट अफेयर्स बहुत तकड़े आपके हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।